नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं और आज बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान, जिसके बारे में सब जानते हैं कि भाई ये एक ऐसा मुल्क है जहां सत्ता तो इस्लामाबाद में दिखती है, राजधानी तो वहां है, सरकार भी वहां से चलती हुई दिखती है, लेकिन जिसकी डोर, जिसका बटन, जिसका रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन के पास है। ये एक ऐसा सच था जिसे जानते तो सब थे, लेकिन जिसे कहते हैं ना, उसमें नजर का पर्दा था। लेकिन अब वो नजर का पर्दा हट गया है। पाकिस्तान में सिर्फ सरकारें नहीं बदलती, बल्कि गेम बदला जाता है और गेम का बिग बॉस कहीं और बैठा होता है। दुनिया जानती रही थी कि पाकिस्तान अमेरिका के पैसों पर पलता है, पाकिस्तान अमेरिका की डर्टी जॉब करता है। यह पाकिस्तान ने खुद डंके की चोट पर कबूला था, कभी अफगानिस्तान में, कभी आतंक के मोर्चे पर, कभी जियोपॉलिटिकल की शतरंज की बिसात पर। पाकिस्तान के हुक्मरान खुद मानते रहे कि अमेरिका का वेंटिलेटर हट जाए तो भाई मुल्क को मौत आ जाए, सांसें अटक जाएं। लेकिन अब सवाल सिर्फ मदद का नहीं है, सवाल दखल का है। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट भी अमेरिका की मर्जी पर होते रहे हैं? पाकिस्तान की कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्या ये अमेरिका डिसाइड करता है? और लोकतंत्र, चुनाव, वहां की चुनी हुई सरकार, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, वहां के लीडर्स, जनता की पसंद, सब कुछ एक कोरा मुखौटा है। पहले कहा जाता था ये तो आर्मी है, नहीं, अब लग रहा है कि स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जाती है और वो मुल्क अमेरिका है। इमरान खान तख्ता पलट से पहले लगातार विदेशी साजिश का आरोप लगाते रहे, तख्ता पलट के बाद भी कहते रहे। तब पाकिस्तान का एक तबका उसे सियासी ड्रामा कह रहा था, लेकिन अब सामने आए दस्तावेजों ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान में अपनी पसंद की सरकार बिठाने के लिए पर्दे के पीछे से खेल खेला? पाकिस्तान की सियासत में वो साइफर जिसे कभी इमरान खान का सियासी ड्रामा बताया गया था, आज उसी साइफर ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे पाकिस्तान से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी होंगी, हमारे साथ फखर यूसुफजई, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। हिंदुस्तान से हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अरविंद भाटिया भी होंगे, साथ ही बांग्लादेश से भी हमारे साथ चौधरी साहब भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। इन सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल आज जिस पर हम मोरलेस बात करने वाले हैं वो है कि इमरान का तख्ता पलट अमेरिका ने कराया। ये सबूत सामने आ गए हैं, सीक्रेट साइफर में यह खुलासा हुआ है। अमेरिका में तत्कालीन पाक राजदूत और अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू की बात का रिकॉर्ड सामने आया है। डोनाल्ड लू ने इमरान खान की मॉस्को यात्रा से अमेरिका की नाराजगी की बात को कबूला है। डोनाल्ड लू ने इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर माफ करने की बात कही है। इमरान खान के सत्ता में रहने पर अमेरिका यूरोप से पाक पीएम के अलगाव की बात भी कही है। पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान ने पाकिस्तान के अमेरिका से नाराजगी का मुद्दा उठाया है। मजीद खान ने माना था कि लू ये चेतावनी अमेरिकी सरकार की मंजूरी के बिना नहीं दे सकते। तो आप जरा सोच के देखिए कि ड्रॉप साइट न्यूज़ की ये पूरी ये उनका खुलासा है, उनके सामने से आया है। तो ये एक ऐसा था कि भाई नज़र का पर्दा जो है वो था कि हाँ ठीक है, अमेरिका पैसा देता है, अपनी डर्टी जॉब कराता है, लेकिन ये लगता था कि पाकिस्तान को उसकी फौज चला रही है, उसके जनरल चला रहे हैं। लेकिन आज तो कुछ और ही सामने आ गया कि भाई पाकिस्तान को ना फौज चला रही है। दरअसल मुनीर हो, शरीफ हो, भुट्टो हो, जरदारी हो, नाम बदल जाते हैं, लेकिन वो रहते हैं अमेरिका के गुलाम हैं। लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका का तंत्र है। मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ हैं, शोएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार हमारे साथ हैं, आरजू काज़मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पाकिस्तान से, और फखर यूसुफजई हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल अरविंद भाटिया, मतलब ये तो ऐसा जिसे कहते हैं ना ओपन सीक्रेट था, पूरी दुनिया को पता था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना एक मुखौटा कई बार नजर का पर्दा बना ही रहना चाहिए, आपकी इज्जत बनी रहती है। वैसे तो पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, आज तो मतलब सब दुनिया के सामने एकदम ऐसा खुलकर आ गया, लग रहा है चुनाव भी क्यों कराते हो, सीधा कह दो कि हम अमेरिका की कॉलोनी है। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान पे ही नहीं 88 देशों में एक कू कराया है। जहां भी उसको है वहां वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। आपने देखा इससे पहले नेपाल में भी कुछ हुआ, बांग्लादेश में भी कुछ हुआ, म्यांमार में जो हुआ, सब जगह एक अमेरिकन हैंड की बात होती थी, चाहे उसको डीप स्टेट करके बोले, चाहे उसको अमेरिकन हैंड करके बोले। तो अमेरिका जो है एक यूनिवर्सल या ग्लोबल हेजिमोन के तौर पे इस तरह की कार्रवाई करता आया है, और ये कोई ओपन सीक्रेट नहीं थी। इमरान खान ने जब मना किया, जब बर्न आए थे सीआईए के डायरेक्टर पाकिस्तान में, और उन्होंने मांगा था कि हम अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, हमें कुछ बेसिस चाहिए, हमें अपने ड्रोन्स डिप्लॉय करने हैं, तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। उसके बाद यूक्रेन में लड़ाई के टाइम से जस्ट पहले इमरान खान
मिलने गए थे, तब उनको बोला गया था कि आप ना मिलें, तो वो प्रेशर थोड़ा डाला गया था, उसके बावजूद वो उनसे मिलने गए। तो इस तरह की दो तीन चीजें जो हुई, और बाइडेन से बहुत उन्होंने कोशिश की मिलने की। 2019 में तो वो ट्रंप और इमरान काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे। तो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये जो दूरी बननी शुरू हुई, वो दोबारा ट्रंप के आने से वापस थोड़ी सी, मैं कहूंगा, ठीक है। पटरी पे आ गई। लेकिन आप ये देखें कि ये जो सीक्रेट जो आप बोल रहे हो, ओपन सीक्रेट है, ये तो हमेशा ही पता रहा था। वो जब यूएसए ने या अमेरिका ने अपना हाथ थोड़ा पीछे खींचा, तो वो चाइना की तरफ उन्होंने ज्यादा रुख किया। नहीं तो अमेरिकन डॉलर का जो वो जो ठीक है सर, उनको किसी के एक पैसे लालच के है, रसूख के दबदबे में आना एक अलग बात होती है, लेकिन पूरा का पूरा मुल्क उसी के हिसाब से चलाना, तो फिर तो मुल्क क्या रह गया? आप उसकी कॉलोनी बन गए आरजू। मतलब मुल्क आज जो सीक्रेट सामने आ रहे हैं उससे तो लगने लगा है कि भाई मुल्क का अपना अस्तित्व कहाँ है। पहले तो ये डिस्प्यूट था कि फौज चला रही है कि हुक्मरान चला रहे हैं, चुनी हुई सरकार चला रही है। आज तो सवाल ही पूरा खत्म हो गया, अमेरिका चला रहा है भाई। अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी, 47 में अलग मुल्क भी बन गया था, लेकिन अब अमेरिका को उपनिवेश बन गया है। देखिए, अमेरिका चला रहा है, कभी चाइना चला रहा है, कभी सऊदीया, कोई ना कोई जो है उसका नाम आता रहता है। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट ना अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट कर पाएगी, ना अपनी इकोनॉमी को संभाला दे सकेंगे, तो फिर यही होगा। ये कोई आज की बात तो नहीं है। इमरान खान को जब हटाया गया था तब भी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम था कि गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से हटवाई गई है या अमेरिका का कितना रोल है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से आप देख लीजिए। जुल्फिकार अली भुट्टो हुए, उनके बाद बेनजीर भुट्टो आई, नवाज शरीफ को 3 बार हटाया गया, इमरान खान को हटाया गया। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? और हमेशा से अमेरिका ने पाकिस्तान में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है। कोई भी जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट आती है वो अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाती, लेकिन जब ये डिक्टेटर्स खुल्लम खुल्ला सामने आते हैं तो कोई 11 साल रहता है, कोई 9 साल रहता है, कोई 7 साल रहता है। कभी इन लोगों को नहीं हटाया जाता, और जब हटाए जाते हैं तो बड़ी मुश्किलों से कई साल गुजारने के बाद इनमें से किसी को सजा भी नहीं होती है। किसी को देखा है आपने आज तक किसी को जेल में डाल दिया गया हो? किसी डिक्टेटर को बाहर निकाल देते हैं, वहीं पर जब उनको किसी बीमारी से या किसी तरीके से उनकी डेथ हो जाती है तब लाकर खामोशी से यहाँ पर उनको दफना दिया जाता है। तो अमेरिका ने हमेशा इसी तरह का पाकिस्तान चाहा था। अमेरिका ही ये सब कुछ करवा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर मुल्क चलाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उनको भी यही सूट करता है। फखर, मतलब नाम बदल जाएंगे, शरीफ, भुट्टो, जरदारी, मुनीर, नाम बदलते रह जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली गुलामी करी जा रही है अमेरिका की। आजाद नहीं हुआ है पाकिस्तान अभी तक। थैंक यू वेरी मच पिनाज। जहां तक बात है पाकिस्तान की आजादी की, तो हमने 1971 में देखा कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, और उन्होंने भी आईएमएफ से कर्जा लिया और हमने भी कर्जा लिया, लेकिन उनके ऊपर इतना डेट्स नहीं है दुनिया के जितने हमारे ऊपर है। 97.3 ट्रिलियन, ये अभी मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई बता रहा हूं। हमारे फैसले, आईएमएफ का डेलीगेशन आता है हर महीने। वो बिजली के रेट से लेके पेट्रोल डीजल के रेट्स तक, वो रिटेलर्स के ऊपर कितना टैक्स लगाना है कितना नहीं लगाना उसके फैसले तक, हमारे मोटरवेज और हाईवेज पर टूल टैक्स कितना होगा उस पर, ये वाला डैम बनेगा नहीं बनेगा उस पर, सीपैक चलेगा नहीं चलेगा उस पर, यानी ईच एंड एवरीथिंग। जब वो आईएमएफ के साथ हमारा 26वां प्रोग्राम है, 26 टाइम इन 78 ईयर्स। अब आप सोचें, इसमें अगर वो आते हैं, बजाहिर तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है जो पिंडी बॉय हम कहते हैं उनको, मिस्टर औरंगजेब, उनकी मतलब पैराशूटर है और उनकी छतरी तले बैठते हैं जनाब वो नकवी की तरह। लेकिन इशू ये है कि वो ये नहीं कहते कि मैंने बजट बनाना है, ये नहीं, ठीक है, वो एज ए डमी फाइनेंस मिनिस्टर और वो चीजें करेंगे जो आईएमएफ इंस्ट्रक्ट करेगा। तो जब हमारी वो चीजें, यानी वो सारी चीजें जिसकी अभी बातें इस्लामाबाद में ये हो रही है, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के मसाइल को जोड़ा जा रहा है इकोनॉमी के साथ। और एक मेरे ख्याल इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये इशू है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो आप ना जहाज खरीद सकते हैं, ना आप मिसाइल बना सकते हैं, ना आप कोई और चीज कर सकते हैं। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड योर इकोनॉमी, ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन पिलर जो हैं आपके मुल्क को खड़ा करते हैं।
अगर सिर्फ एटम बमों से सावरन हम होते तो फिर मेरे ख्याल दुनिया की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यूक्रेन की एग्जांपल दी जाती है कि उन्होंने दस्तबरदारी कर दी न्यूक्लियर पावर होने से, तो वो खराब हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ रशिया के साथ क्या हुआ? जब सोवियत यूनियन था उनके पास तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स और सब कुछ था, तो वो क्यों टूटा? इकोनॉमी इज मतलब इंपॉर्टेंट थिंग। और जहां साइफर की बात है तो साइफर इमरान खान बेचारे तो चीखते चिल्लाते रोते पीटते रहे, जेल में चले गए और कहा गया कि कोई कहता था इजराइल का एजेंट है, कोई कहता था हिंदुस्तान का एजेंट है, कोई किसी का एजेंट बनाता रहा उसको। और आज वो साइफर जब आया है तो उसके ऊपर फिलहाल तो खामोशी हमारी सरकार की तरफ से। तो बिल्कुल, यानी कि पैसा जो देगा भैया वो सरकार चलाएगा, सिंपल सी बात है। पर्दे के पीछे चलाए, खुलकर चलाए, और पैसा नहीं है आपके पास, उधार की जिंदगी जी रहे हैं, तो जिससे उधार लिया है उसकी सुननी पड़ेगी। पुण्यमनाथ, सीधे सीधे अमेरिका ने इतने मुल्कों में, अभी भाटिया साहब बता रहे थे 80 से ज्यादा मुल्कों में कू कराया है। डीप स्टेट अमेरिका का कैसे काम करता है बांग्लादेश में भी देखा, और पाकिस्तान में तो जो साइफर सीक्रेट बाहर निकल कर आ रहा है, साफ बता रहा है कि अमेरिका की मर्जी से चलोगे, यस बॉस बोलोगे तो ही ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ये मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। पाकिस्तान की एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सर्कुलेट हुआ था, फेमस भी हुआ था, 2018 का ट्वीट है। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि पाकिस्तान को 33 बिलियन दिया गया था 15 ईयर्स में, ओवर 15 ईयर्स। तो अमेरिका को क्या मिल रहा है? और आपने अगर डेटा देखा होगा, आपको पता ही है बेसिकली 1945 से 2021 इस साल में आपको 80 बिलियन की यूनाइटेड स्टेट से असिस्टेंस मिला है पाकिस्तान को। अब दिस इज नॉट IMF डॉलर, दिस इज नॉट वर्ल्ड बैंक डॉलर। अब IMF की लिटरली 40 to 60 बिलियन ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक की आप 70 बिलियन ले लीजिए, सऊदी की मेरे ख्याल से अबाउट 15 बिलियन है, UAE की 5 to 10 बिलियन है, आप चाइना की 40-60 बिलियन ले लीजिए। सो ओवरऑल देखिए आप कहाँ से पैसा आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इतने पैसा वहाँ पे जाता है, लेकिन जाता कहाँ पे है? टॉप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास जाती है। और अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती, मैं तो फ्रेंडली वर्ड यूज कर रही हूँ, दोस्ती है ये, मिलजुल इसलिए है बिकॉज अमेरिका का इकोनॉमी इज वॉर इकोनॉमी, इट्स बेस्ड ऑन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलते लोगों को, मैं तो वॉर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स बोलती हूँ एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट्स सप्लाई चेन इज बेस्ड ऑन दैट। एंटायर इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन डिफेंस। उसको तो वॉर भी बना दिया आजकल। तो आप देखिए, आप हमारी डिफेंस बजट, वॉर बजट इज 1 ट्रिलियन। आप 10 कंट्री की ऐड कर लीजिए, दिस डजंट कम टू 1 ट्रिलियन। ओके, 15 तो बेसिकली अमेरिका अपने हिसाब से पैसा देगा, अपनी वॉर इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करेगा, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट चाहेगा। तो भाई ठीक है, हमने कॉलोनिज्म ब्रिटिशर्स का देखा है, अब अमेरिका का देख रहे हैं, चाइना का देख रहे हैं। जो छोटे छोटे मुल्क हों, कमजोर मुल्क हों, उनको लोन दीजिए, लोन ट्रैप में फंसाइए और उसके बाद अपनी मनमर्जी से चलिए। आरजू भाई ठीक है, उधार लिया था, बांग्लादेश ने भी लिया था। अभी फखर ने जो बात कही, बांग्लादेश कहीं तो खड़ा हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार, एक का लेके दूसरे से चुकाना, दूसरे का लेके तीसरे से चुकाना। मतलब क्या चल रहा है? अब उधार पे चलेंगे तो फिर लोकतंत्र ही ताक पे रख गया आपका। वैसे तो है नहीं, वहां पे मिलिट्री तंत्र है। देखिए, ये जो उधार लेने की आदत पड़ चुकी है इनको, ये मुझे खत्म होती हुई नजर नहीं आती। और जो उधार लिया जाता है और जो बताया जाता है कि जी ये लोन हम फलाने सेक्टर के लिए ले रहे हैं, इससे हम ये करेंगे, या कोई काम जो बताते हैं वो काम तो नहीं किया जाता। सीधे सीधे कई हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो पहले आया करते थे टीवी चैनल्स वगैरह पर, तो खैर इतने नहीं आते थे, लेकिन हमारे चैनल पे जरूर यूट्यूब पर आ जाते थे। उनका कहना था कि ये पैसा तो घूम फिर के वापस अमेरिका ही चला जाता है, या जहां से भी पैसा आया होता है वहीं पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये जिनके हाथ में जाता है, जिनकी जेब में जाता है, उनकी फैमिलीज तो यहाँ नहीं रहती ना, अब उन्होंने खुद यहाँ रहना है, तो वो जाकर कहीं ना कहीं दुबई में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं और अपनी फैमिलीज को वहां सेटल कर देते हैं। अगर ये पैसा पाकिस्तान में 10% भी लग रहा होता तो शायद लोगों की हालत कुछ ठीक हो गई होती है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि पाकिस्तान में तो पॉवर्टी लाइन के नीचे ऑलमोस्ट 45% लोग जा चुके हैं, लेकिन किसी को कोई
फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क पड़ता है, ये अपने ही झंडे गाड़ते रहते हैं, अपने ही तराने बजाते रहते हैं, हमने जितने जहाज गिरा दिए उतने गिरा दिए, लेकिन उसके बाद लोगों की क्या हालत हो गई उस पर बात नहीं होती। और जो लोग इन्हें पैसा देते हैं वो भी शायद यही चाहते हैं कि बस जो कुछ लोग हैं जो कि उनका काम करते हैं उन्हीं को खुश करना चाहते हैं, बाकी की पॉपुलेशन से उनका कोई लेना देना नहीं। तो ये जो लोन लेने की आदत पड़ गई है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से इसमें से निकल पाएंगे। और अगर लोन लेते रहेंगे आरजू तो फिर माननी भी पड़ेगी भाई, जो उधार देगा, जिसके पैसों से मुल्क चल रहा होगा, जिसके वेंटिलेटर पे टिका हुआ होगा मुल्क की सांसें, तो जाहिर सी बात है वो कहेगा भाई आज दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो। हाँ, ऐसा ही होगा। और उसके बाद जब इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी या इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी या जो भी इनकी पोस्ट होगी हट जाएगी, तो फिर ये कहीं बाहर चले जाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बहुत बड़ी है, हम किसी से भी मांग लेंगे। और अब जब एक बार आदत पड़ जाए इंसान को काम ना करने की और सिर्फ मांग कर कंट्री चलाने की, तो फिर उसके बाद वो उसमें से नहीं निकल पाते। और इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान है। फखर, अगर हम बात करें मतलब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि करप्शन के चार्जेस या तख्ता पलट पहले नहीं हुआ, लेकिन सब लोग जो है ना, कोई दुबई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, सब सेटल हो गए। जब हालात ठीक हुए तो वापस आके अपने भाई को कुर्सी पर भी बैठा दिया। शरीफ साहब, भुट्टो, जरदारी, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भाई इमरान खान ने ऐसा क्या बिगाड़ा था कि वो जेल में सड़ रहे हैं और बुरी हालत में सड़ रहे हैं? उन्होंने अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं की थी। देखें, उस वक्त के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के असद मजीद, जिन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात की थी, और फिर ये साइफर में पूरा उनका एक तस्करा आया हुआ है। और वो कह रहे थे कि भाई हम अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर हो सकता है हमें ये सारी चीजें कबूल हो। और उसके बाद फिर आपने देखा कि हमारे मामलात उनके साथ एकदम से चेंज होना शुरू हो गए। ऐसी क्या चीज हमने कर दी? अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात हमारे शायद 47, 48 या 50 से शुरू हुए थे, लेकिन उसमें अप्स एंड डाउन आते रहे। और ये जो लास्ट वाला डाउन था जो हम ऑलमोस्ट देख रहे हैं 2015 से ऑनवर्ड, तो वो बहुत ज्यादा गहरा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2022 में जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने हमारी तारीफें करना शुरू कर दी। मैंने देखा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका बड़ा गहरा वो होता था, अब भी है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन तारीफें वो हमारी करते हैं। और जो कारोबार है, बिजनेस है, वो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ करते हैं, वो चीन के साथ भी करते हैं, मिडिल ईस्ट के साथ भी करते हैं, चने के झाड़ पे भी चढ़ाना होता है ना जब किसी से कोई काम करवाना होता है। तो असल बात यही है कि हमारे वाले मतलब अगर यहाँ पे वो पश्तो की वो मुझे बात याद आ रही जो मैं याद नहीं बोलना चाहता और कह भी नहीं सकता, वो बहुत मतलब बात नीचे चली जाएगी। लेकिन हुआ ये कि ये डोनाल्ड ट्रंप जब इनका नाम लेते हैं तो ये इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि इनको मतलब समझ नहीं आती। कहते देखे, और यकीन आप करें कि इस वक्त हमारे राना सनाउल्लाह हमारे इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, एज ए फेडरल मिनिस्टर है वो परसों एक टीवी शो में कहते छोड़ दे महंगाई कितनी है, हमारे ऊपर कर्जे कितने हैं, कहते दुनिया हमारी तारीफें कितनी करेगी। राना सनाउल्लाह साहब सीनियर आदमी है और एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, मियां नवाज शरीफ के साथ उठते बैठते, वो ये टीवी शो में ये बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं उनको ये फिक्र नहीं है कि अवाम और बृहस्पति क्या कहते हैं। अब एक और ड्रामा शुरू हुआ हमारे यहाँ इस्लामाबाद में, कहा जा रहा है कि आप कंपैरिजन नहीं करेंगे इंडियन प्राइसेस के साथ, जो पेट्रोल डीजल की वहां पे कीमतें हैं, अगर हुकूमत ने वहां नहीं बढ़ाई फॉर लास्ट 4 years, तो आप ये बात नहीं कहेंगे यहाँ पर कि भाई उन्होंने 4 साल प्राइस नहीं बढ़ाई, और अगर अभी बढ़ाई भी है तो ओनली 3 रुपीज। हमारे यहाँ अभी तक 162 रुपीज का इजाफा हो चुका है, जो 61 से लेके 66% तक हो चुका है। मेरे ख्याल में दुनिया का वो पेट्रोल डीजल जो हम जिस प्राइस पे ले रहे हैं, वो उसकी बराबरी किसके हो सकती है? डेनमार्क के साथ, यूएस के साथ, नॉर्वे के साथ, यूके के साथ, जिनकी पर कैपिटा इनकम 50 हजार डॉलर है। मेरी पर कैपिटा इनकम $1600 है, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि भाई आप इससे खुश हो जाए कि डिफेंस यहाँ पे आया था। भाई आप क्यों खुश नहीं होते? आपको खामखा की लगी हुई है कि लोग बेरोजगार हो गए हैं तो इन्फ्लेशन इतने % हो गए, कहते ये तो मामूली चीज है। और अगर हमने इतना 97 ट्रिलियन का कर्जा ले भी लिया, सो व्हाट? और आप यकीन करें कि हमारा कर्जा जो है ये 2006 से लेके उसके बाद से ये इतना हुआ। उस वक्त हमारे ऊपर जो कर्जा था दैट वाज 6 ट्रिलियन इन 2006, और इन लास्ट 20 ईयर्स में हमने 90 ट्रिलियन का कर्जा उठाया हुआ है। लेकिन ऑन ग्राउंड हमारे पास क्या है? हमारी अगर एक मोटरवे बनती है बलूचिस्तान के अंदर, 1 किलोमीटर की मोटरवे आज तक नहीं बनी।
तो फिर सही है ना, यहाँ पे हिसाब किताब ये है कि भाई आपके यहाँ तो अलग ही मामला चलता है ना, जंगें हारने के बाद आप जंग जीतने का जश्न मना देते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते हैं फिर भी उस जंग को आप जीता हुआ बताते हैं, लोग प्रमोशन ले लेते हैं, तो मतलब गजब ही हालात चल रहे हैं वहां पे। तो सब लोग जिसे कहते हैं ना इल्यूजन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बांग्लादेश से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं, शोएब चौधरी जी। शोएब चौधरी जी, अमेरिका ने कोशिश तो आपके यहाँ भी की थी डीप स्टेट के साथ, है ना, आइलैंड पसंद आया, मिला नहीं, तो उसके बाद सरकार ही बदल दी, पर आप लोगों ने वक्त रहते मामला संभाल लिया। अब पाकिस्तान को गुलामी की आदत पड़ गई है, उन्हें संभलना ही नहीं है, वो कहते हैं ना उधार लेके घी पिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पिनाक जी। देखिए 1947 की 14 अगस्त से पहले हम तो सब यहाँ जितने हम स्क्रीन पे सब भारतीय थे, और ब्रिटिश ने ये जो डिवाइड एंड रूल की कॉन्स्पिरेसी को एक्टिवेट किया था, और जिन्ना ने वही ट्रैप में पैर डाला और पाकिस्तान को तोड़ दिया। बांग्लादेश को भी साथ में ले ली। बांग्लादेश, हम कभी भी तैयार नहीं थे पाकिस्तान के साथ जाने के लिए, हमको भी लेगी साथ में 1971 में। अल्लाह का शुक्र है कि हमको नाजात मिला पाकिस्तान से। मगर पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, मगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान अभी कोई ऐसी राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, ये अमेरिकी और स्पेशली अमेरिका की इशारों पे चल रहा है, और पाकिस्तान को चला रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सब लूटर है। नहीं शोएब साहब, आज तो उसी पे सवाल उठ गया ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रहा था पहले, चलिए अपने घर की बात थी, है ना, चुनी हुई सरकार नहीं चला रही थी, मिलिट्री चला रही थी, लेकिन अब तो एक और सीधे सीधे बात ये हो गई। और पहले कहा जा रहा था कि भाई ठीक है अमेरिका दखलंदाजी करता है, थोड़ा दबाव बनाता है, अब तो लग रहा है अमेरिका ही चला रहा है, कोई नहीं चला रहा। कौन पीएम बनेगा, कौन फील्ड मार्शल बनेगा, कौन मीटिंग के लिए आएगा, कैसे पाकिस्तान सांस लेगा, ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है। अभी बांग्लादेश में जो अमेरिका ने हरकतें की, गंदी हरकतें 2024 में, और उसके पिट्ठू को यूनुस को बैठा दिया था तख्ते पे, हम लोगों ने यूनुस को दूर किया, और भी यूनुस बांग्लादेश में इस हालत में है, एनी टाइम यू विल बी अरेस्टेड। दूसरी बात जो है, अमेरिका का जो साजिश है बांग्लादेश में कामयाब नहीं हो सका कि बंगाली जाति एक हो गई। अगर पाकिस्तान की जाति भी एक हो जाएगा, ये अमेरिका के कॉन्स्पिरेसी चलेगा नहीं। वहां पाकिस्तान के लोगों को इसके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पहले आवाज उठाना है, सड़कों में आना है। हमारे हिसाब से देखिए, डिस्पाइट लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, पाकिस्तान में अगर एक पेट्रियोटिक लीडर की नाम हम को लेना है तो इमरान खान। तो जेल में है ना, आरज़ू इमरान खान साहब ने कोशिश की थी थोड़ा सा खड़े होने की, अब ये हालत है कि पैर पे चल नहीं पा रहे हैं। बाकी सब लोग डील लेके, करप्शन के चार्जेस, फांसी की सजा के बावजूद भी बाहर रहे, आराम से तसल्ली से रहे, आखिरी सांस भी वहां ली, और कुछ तो लौटकर दोबारा से सत्ता में भी आ गए। अब इमरान खान ने अमेरिका को इतना अपसेट कर दिया कि बेचारों को जेल में सड़ा रहे हैं। देखिए, ये क्रेडिट तो आपको इमरान खान को देना पड़ेगा कि उन्होंने जो है बाकी लोगों की तरह ना तो मुल्क से बाहर भागे और ना ही उन्होंने बाहर जाने के लिए डील की। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि जैसे शोएब साहब कह रहे हैं कि आवाज उठानी पड़ेगी, तो उनको शायद मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो आवाज उठाते हैं तो उनको ही उठा लिया जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग आवाज उठाने को थोड़ा अवॉइड करते हैं, नहीं तो उसके बाद उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। और मैं ये सब कुछ भुगत चुकी हूँ, उस वक्त भी नो फ्लाई लिस्ट में मेरा नाम है, मेरे बैंक अकाउंट जो है वो भी जो है ब्लॉक किए गए थे। तो सभी लोग ये जानते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि इस तरह का कोई चेंज है। दूसरा, पब्लिक भी बाहर नहीं निकलती हमारी। 2-4 जब निकले इमरान खान के टाइम पर भी, तब भी उनके साथ उन्हें 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। तो ये कहने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो है एक तरह की डिक्टेटरशिप ही इस वक्त भी चल रही है। तो फकर, ये डिक्टेटरशिप किसकी है? मतलब भाई पहले तो हम सोच रहे थे कि मिलिट्री की है, लेकिन अब तो लग रहा है डिक्टेटरशिप अमेरिका की है। बेसिकली गुलामी हो रही है, गुलाम बदल जाते हैं बस। विनाश, पता है मसला क्या है कि अमेरिका को पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप जो है वो सूट करती है। इसीलिए जनरल अयूब ने रूल किया, जनरल ज़िया ने किया, जनरल मुशर्रफ ने किया, वो डायरेक्ट रूल करते थे या खान थे। उसके बाद से अब इनडायरेक्ट रूल होता है। अब ये होता है कि भाई ये वाली चीजें तो आप हमें देंगे, ठीक है, बल्कि अब तो खैर सीधी सीधी बात होती है, अब तो ज्यादा कोई घुमा फिरा के कहानी नहीं है। इसलिए 28 अमेंडमेंट्स की तैयारियां शुरू है कि उसमें यहां तक हो रहा है कि जी जो यूथ का वोटर है 18 ईयर पूरी दुनिया में, आपके यहाँ पूरी दुनिया में 18 साल का कोई भी लड़का या लड़की जो है वो वोट कास्ट कर सकता है। पाकिस्तान में उसकी एज को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो यूथ के लोग हैं वो इमरान खान को वोट करते हैं,
तो अब 28 अमेंडमेंट में दे आर ट्राइंग एक्चुअली फॉर दैट, ये तमाशे बने हुए हैं। फिर अमेरिका हो, वो डोनाल्ड ट्रंप वहां पे बैठा हो, बाराक ओबामा बैठे हो, जो बाइडन हो, या कोई भी शख्स हो, उनको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में चाहिए, अफगानिस्तान में चाहिए, ईरान में चाहिए, बांग्लादेश में चाहिए, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में। इंडिया क्यों बचा हुआ है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वहां पे इलेक्टोरल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। जहां पे कोई वोट करता है, आपका वोट जो है वो वही उसी बंदे को जाएगा, उसी कैंडिडेट को जाएगा जिसको आपने कास्ट किया हुआ। कोई ये नहीं कह सकता कि जी बीजेपी को तो किसी ने प्लेट में, जनरल देवादी ने प्लेट में रखकर उनको हुकूमत दे दी और 72% इलाके पे उनकी हुकूमत है, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क है कि उसके ऊपर बस नहीं चल रहा, वरना इंडिया को भी ना छोड़ते। मैं आपको सच बता दूं, बिल्कुल नहीं छोड़ते वो, कोई उनको सूट नहीं करता। लेकिन हम क्योंकि उनके हत्थे इसलिए चढ़े हुए हैं कि हमारे ऊपर सीधी सी बात है कि हम कर्जा लेके हम अपने मुल्क को चलाते हैं, और जब कर्जे के पैसों से हम अपने पाकिस्तान को चलाएंगे तो वो कर्जा हमें कौन देता है? वो कर्जा हमें सऊदी अरेबिया देता है, चीन देता है, यूएई को तो चलो हमने वापस कर दिया, कतर देता है, और हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या फिर अमेरिकन एड हमारे पास आती है मुख्तलिफ मद में। तो ये सारी चीजें आकर हमारे सिस्टम को चलाती है। तो फिर उसमें फैसला तो हम तब करेंगे ना कि मैं मतलब पैसे जो है वो वहां से ना मंगवाऊं, अमेरिका से पैसा ना लूं, पैसा यहां से खुद का जितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो, जनरेट करूं, तो तब जाकर हम इस तरह की चीज कर सकते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर साहब टीवी शो में बैठे हुए थे, तो उनसे कहा गया कि जी हिंदुस्तान ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई पेट्रोल की। कहते कि उनके पास $700 बिलियन पड़ा हुआ है, हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी रिलीफ देते। अब भाई एग्जाम्पल भी आप देते हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं नहीं जी हम बड़े एक सॉवरेन मुल्क हैं, हम ये करते हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर है, जो है भी, हमें कोई डाउट नहीं आप न्यूक्लियर पावर है, बट यू शुड बी इकोनॉमिक पावर। मतलब आपके यहाँ अनसर्टेनिटी खत्म होनी चाहिए। आपके यहाँ से जो फॉरेन, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, गुज़िश्ता 2 साल में तकरीबन 30 बड़ी कंपनीज ने अपना बिजनेस खत्म किया पाकिस्तान से। ये कहते हैं कि पैसा तो नहीं गया। मैंने कहा जो लोकल मतलब कारोबारियों को उन्होंने अपना कारोबार बेचा, अगर वो इतने अच्छे होते तो उनका भी कारोबार टाटा की तरह और अडानी और अंबानी की तरह, जिसे कहते हैं $300 बिलियन तक पहुंच चुका होता। अगर उसने तक ना पहुंचा तो $50-60 अरब या $100 बिलियन तक तो पहुंच जाता, नहीं पहुंचा। ये मामला है। और मतलब ये हमें कहते हैं जी लोग ट्रस्ट करें, लोग टैक्स दें, तो जब ये खुद नहीं करते, ये जाके लंदन में अपने अपार्टमेंट्स में, जैसे इनकी हुकूमत खत्म होती है, ये वहां पे बैठे होते हैं। ये आप लोग तो कहते हैं हमेशा कि ये लोग तो जॉब करने आते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके, जैसे जॉब का टेन्योर पूरा होता है चले जाते हैं। मतलब इनको मुल्क की सेवा, देशभक्ति, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाटिया साहब ठीक है भाई, अपने घर में जो कुछ है सरकार मैं चलाऊं, मेरा भाई चलाए, मेरा पड़ोसी चलाए, समझ में आता है यार पाकिस्तान ही चला रहा है, ठीक है, वो उनका अपना इंटरनल सिस्टम है। लेकिन यहाँ तो अब सीधे सीधे ये है कि अमेरिका ही चला रहा है। वो तो कनाडा को कह रहे थे कि हमारा एक और स्टेट बना लेते हैं, तो पाकिस्तान बना पड़ा है। देखिए उसकी आपको पता है उसकी जो रेलेवेंस है वो उसकी ज्योग्राफी की वजह से, और चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, थोड़ा सा फर्क है। ट्रेडिशनली वो दोनों इंडिया के हैं। सर फेयर इनफ, मैं इस बात पे ऑब्जेक्ट ही नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं कि ठीक है भाई हर कोई मुल्क सामरिक दृष्टि से अगर कोई वैल्यूएबल मुल्क है, उसकी ज्योग्राफी है, उसको पैसा दे, उसको गुड बुक्स में रखे, उसको सपोर्ट करे, समझ में आता है। लेकिन भाई आप वहां की डेमोक्रेसी का तमाशा बना दें। मतलब आप डिसाइड करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आएगा, आप डिसाइड करेंगे पीएम कौन बनेगा, आप माफी देंगे, आप डिसाइड करेंगे कौन जेल में रहेगा, आप डिसाइड करेंगे कौन फील्ड मार्शल होगा। तो इसका मतलब क्या है? वहां के जो वहां के तमाम लोग हैं, वहां के पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो कर क्या रहे हैं? क्यों वोट देने जाते हैं? कह दें कि ट्रंप साहब या जो भी अमेरिका का नया हुक्मरान होगा डिसाइड करके बता दे, गुलामी करनी है हमें, कर लेंगे। अमेरिका को इन्फ्लुएंस चाहिए। अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाकिस्तान की रेलेवेंस थोड़ी और बढ़ गई। अब ट्रंप को ईरान में ऑयल और इन्फ्लुएंस चाहिए था, कंट्रोल चाहिए था, वो उसको मिल नहीं पा रहा। इजराइल जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जब शाहीन 3 एक पाकिस्तान ने जब उसको ट्रायल किए थे, उसकी 3000 किलोमीटर का वो बोला गया था, तो अमेरिका ने उनको दबाव डाला था कि भाई आप अपनी शाहीन 3 की रेंज को कम करें, नहीं तो ये इजराइल तक जा सकती है। तो जब आपके पास वो इन्फ्लुएंस होगा, जब तक आपके पास पूरी उसकी ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, तो आप उससे वो नहीं करवा पाएंगे जो आप करवाना चाहते हैं। अब उनको बगराम बेस चाहिए था, पाकिस्तान नहीं दिलवा पाया।
तो उन्होंने कुछ नहीं बोला जब अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया। अब इजराइल बोल रहा है कि मेरे को न्यूक्लियर चाहिए, तो वो दूसरी लेवल की टॉक नहीं हुई कि ईरान में कोई न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए था, नहीं तो दूसरा लेवल ऑफ टॉक या दूसरे वीक में मीडिएशन की एक टॉक भी हो जाती। आसिम मुनीर जो है बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, और वो गेम का इन्फ्लेक्शन पॉइंट मेरे हिसाब से ऑफ सिंदूर के बाद शुरू हुआ। आप सडनली देखें जो मई में हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो जून में पाकिस्तान से ऑफिशियल गेस्ट बन के गए यूएस आर्मी डे परेड में। उन्होंने वहां एनडीयू में लेक्चर लिया। वो एक ऐसे अकेले फील्ड मार्शल कहें या चीफ बोले जिन्होंने ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में खाना खाया जिसमें कोई सिविलियन इंटरफेस नहीं था। वो उन्होंने जब न्यूयॉर्क में डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ बातचीत की, उनका फेस, उनकी फोटो पाकिस्तानी फ्लैग के साथ टाइम स्क्वायर में दिखाई दी गई। तो आप ये देखें कि अमेरिका भी समझता है कि रियल पावर किसके पास है, रियल पाकिस्तान को कौन चलाता है, और उन्होंने उसका जो हाथ है या उसकी गर्दन उन्होंने पकड़ी हुई है। आरजू, नजर का पर्दा बना रहना चाहिए होता है, इज्जत बनी रहती है मुल्क की। ठीक है, सबको पता है कि भाई ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, आईएमएफ, चीन का पैसा, यूएई का पैसा, सब सारी बातें दुनिया से छिपी तो नहीं थी, लेकिन एक नजर का पर्दा था। चुनाव होते हैं, सत्ता में बैठते हैं, मिलिट्री वाले चला रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे पाकिस्तानी थे। अब वो नजर का पर्दा भी हट गया है। कम से कम यूरोपियन देशों ने अपनी थोड़ी रीढ़ की हड्डी दिखाई अमेरिका के सामने, खड़े हुए इस बार। देखें, आज के जमाने में तो ये चीजें नहीं छुपाई जा सकती हैं। वो तो पहले होता था कि 71 की वॉर में क्या हुआ लोगों को पता नहीं लगा, या उससे पहले जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था। लेकिन आज तो लोगों को बहुत जल्दी सब कुछ पता लग जाता है, और जब तक ये जो लेटर है ये सामने नहीं आया था, तब भी लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि अमेरिका जो है किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर करता है और अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलाता है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा, कोई आज की बात तो नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में शायद लोगों को पता नहीं लगा कि क्या हुआ था, वरना यकीनन वो भी एक डिक्टेटर के ही लाए हुए थे। पाकिस्तान में हमेशा से अमेरिका ने डिक्टेटरशिप को ही सपोर्ट किया है, और इसीलिए ये लोग कई कई साल आकर रहे। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो एक तरह से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप ही चल रही है। किसी सिविलियन मुल्क में ये सब कुछ नहीं होता जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। वो जो कहा करते हैं ना, मेरी मदर कहती थी कि बुरी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो कह दिया था ना कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो आज हम घास ही खा रहे हैं। और उसकी रीजन भी यही है कि जाहिर है कि अगर आप सारा टाइम और सारा पैसा अपना सिर्फ डिफेंस में लगाएंगे, अफगानिस्तान से आपको खतरा है, भारत से आपको खतरा है, एक ईरान रह गया उससे भी थोड़े डरे रहते हैं, तो फिर हालात इसी तरह के होते हैं जैसे यहाँ पर है। लेकिन ठीक है आरजू, लेकिन अब यही बात में फखर आपके पास लेके आऊं कि आवाम का जैसे कहते हैं ना भाई, अंग्रेजों से आज़ादी ली, सभी लोग इकट्ठे हुए। आज पाकिस्तान बांग्लादेश बाद में बना, वो अलग चीज़ है, लेकिन सब इकट्ठे हुए ना। पाकिस्तान के आवाम को नहीं लगता है कि अब आज़ादी चाहिए? इनफ इज इनफ। हमसे जो टूटकर मुल्क बना बांग्लादेश, वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है एक वक्त पे, उस पर कम उधारी है। हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ आ गए हम? हमें अमेरिका की, चीन की, सऊदी कंट्रीज की इस गुलामी से आज़ादी अब चाहिए। इनफ इज इनफ। आप ना देखिए, ऐसे मामला तो बहुत दफा आए, शायद इससे कम बदतर होंगे, अब ज्यादा बदतर हैं, मानता हूं इस बात को। लेकिन जहां तक बात होती है कि आपने एक पॉलिटिकल जो एक स्पेस है वो मुकम्मल तौर पे खत्म की हुई है, यहाँ पे नहीं है। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है कि यहाँ पे जी पॉलिटिकल स्पेस है। हमारे 2 प्रोविंसेस कटे हुए एक किस्म के, वहां पे एक बदतरीन किस्म की सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ अब अवाम क्या, अवाम को एक तो ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाए गए। पिछले 2 सालों में ऐसी लेजिस्लेशंस की गई हैं जो शायद जनरल जिया के डिक्टेटरशिप या जनरल मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप में नहीं नजर आई। वो चीजें वो किसी भी तौर पे हो, आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी को देख लें, आप एक आम पाकिस्तानी को देख लें, आप एक पॉलिटिकल वर्कर को देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सैकड़ों सालों की सजाएं हो चुकी हैं एक मतलब शख्स को, क्योंकि इतने सारे केसेस उनके ऊपर डाले गए हैं। तो ये एक इशू है, और इसके ऊपर जिस तरह ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे बात करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की हर महीने की रिपोर्ट इस पे आती है, यूरोपीय यूनियन कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट इस पे आई है, यूनाइटेड किंगडम की आई है, अमेरिका की आई है।
हाँ, वो भी थोड़ा सा इसलिए हाथ होला रखते हैं, उसकी वजह ये है कि जब उनके मामलात आपसे जरूरियात होती हैं, उनको मसला है कि इस वक्त ईरान में भी हालात खराब है और अफगानिस्तान में भी उनके इंटरेस्ट है, वो खत्म नहीं हुए, तो शायद इसीलिए वो उस चीजों को थोड़ा सा हल्का रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर यानी जैसे कहते हैं द राइट ऑफ प्रोटेस्ट, एक जो किसी का भी राइट है वो खत्म किया हुआ है, वो किसी के पास नहीं है। आप अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर है, छोटे से छोटा वर्कर, उसको पुलिस वाले आकर और कोई और इदारे आकर पकड़ के ले जाते हैं, कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है। जब आपकी ये स्पेस ही नहीं होगी तो फिर ऑटोमेटिकली फिर ये कहना कि जी लोग ये कर लें, लोग वो कर लें, ऐसे नहीं हो सकता। आप पॉलिटिकल स्पेस आज से 4-5 साल पहले तक, बेशक उस वक्त भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी इमरान खान साहब के जमाने में, लेकिन एटलीस्ट इतना था कि पॉलिटिकल स्पेस थी। नवाज शरीफ भी प्रोटेस्ट करता था, शहबाज शरीफ भी करता था, बिलावल कराची से जो है वो लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च शुरू करता था। आज वो एक ट्वीट तक नहीं करता कि पेट्रोल का रेट जो है 416 रुपए पर लीटर हुआ है। या शीमा करवानी साहिबा के साथ उनकी पुलिस ने जो बदतमीजी की कराची प्रेस क्लब के बाहर, जो एक हमारी एक आर्टिस्ट है, 75 ईयर उनकी एज है, उनके साथ, लेकिन उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पार्टी, जो मोहतरमा बेनजीर शहीद ने बनाई थी, खुद एक फीमेल थी और पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी किसी भी इस्लामिक कंट्रीज में, जो 58 कंट्रीज है, उसके बावजूद ये हालात सिनके जा रहे हैं। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहती थी। यही मरियम नवाज, यही शहबाज शरीफ, यही नवाज शरीफ, हम जब एज ए जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट करते थे इस्लामाबाद में, बिलीव मी कि मेरे पास इनके बाकायदा रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे इनके शोज पड़े हुए हैं कि हमारे साथ आके प्रोटेस्ट में बैठे होते थे। लेकिन आज यही कहते हैं कि जी हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं बताएंगे आपको कि मेरा $42 मिलियन का जो जहाज है वो कहां कहां पे उड़ता है, उसका पर डे जो कॉस्ट है वो पाकिस्तानियों को कितनी पड़ती है, ये आप हमसे नहीं पूछेंगे। या इसके अलावा अगर आप हमसे कोई और खर्चे पूछते हैं कि करप्शन की इतनी बड़ी बड़ी दास्तानें आ रही हैं हर जगह से, उसके ऊपर आप हमसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तक को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। आप लेटर लिखते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को या किसी और ऑफिस को, मतलब डेमोक्रेसी पूरी तरह से बाय एंड लार्ज खत्म हो चुकी है। ऐसे लॉज बना दिए हैं, इस तरह से कड़ाई कर दी है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है प्रोटेस्ट करने का या आवाज उठाने का। भाई तख्ता पलट हो या फिर अमेरिका, चीन, किसी के खिलाफ भी अगर आपको आवाज उठानी है कि भाई हमें एक कॉलोनी की तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हो, हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी पर क्यों हमला कर रहे हो, तो वो आवाज तो तब उठेगी ना जब आवाज उठाने के लिए स्कोप छोड़ा जाएगा। आरजू, लेकिन भाई इतने खुले में आ गया कि भाई सब कुछ अमेरिका कर रहा है। मुनीर साहब भी कुर्सी पे बैठे हैं, अमेरिका की वजह से बैठे हैं और अमेरिका ही डिसाइड करेगा कि मुनीर साहब कब क्या कैसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, कौन सी डील साइन करेंगे। तो जब बिल्कुल सब कुछ ओपन है, पहले था कहते थे, अब तो सामने आ गया कागज के साथ, डिटेल के साथ, तो चीन का क्या रिएक्शन होगा? भी पैसे तो उससे भी दबा के लिए। देखें चीन का रिएक्शन जो है वो तो पता नहीं, लेकिन जाहिर है कि मेरे ख्याल इस बात का अंदाजा तो चाइना को पहले भी होगा, कोई पहली बार तो नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और जहां तक पैसे उम्मीद करते हैं ना, जब पैसे देते हैं कि भाई लॉयल्टी थोड़ी हमारी तरफ भी शिफ्ट होगी। अमेरिका से थोड़े रिश्ते भी तल्ख हुए थे बीच में, लेकिन चाइना ने कभी भी पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट लाने ले जाने का काम नहीं किया है, ना ही कभी किसी को हटाने की कोशिश की है। वो ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं कि भाई हम भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दें, अगर उनका मूड नहीं है भारत से लड़ने का तो हम जाके लड़ जाएं, इस किस्म की चीजें वो हमसे करवाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अमेरिका का तो हिसाब किताब ही दूसरा है, वो हमें अफगानिस्तान के साथ भी लड़वाता है, वो हमसे बाकी चीजें भी करवाता है, तो इसलिए चाइना का उससे कंपेरिजन बनता नहीं है। ठीक है पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका चाहता क्या है भाई? वेनेजुएला से राष्ट्रपति उठा लेते हैं, इजराइल के लिए लड़ने ईरान पहुंच जाते हैं, चीन बेइज्जत कर देता है, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। अब ठीक है आपको अपने इंटरेस्ट रखने हैं रखिए, लेकिन इस कदर आप जैसे कहते हैं ना दोबारा से 18वीं सदी में जा रहे हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, उपनिवेश अपने स्थापित किए थे, कॉलोनीज बनाई थी। मतलब अमेरिका उस मूड में आ गया है क्या आजकल? ये तो ब्रिटिशर्स ने जो किया वो अभी बंद थोड़ी हुआ है। 1945 के बाद तो अमेरिका ने उसे रेन को संभाला हुआ है। सो कॉलोनियलिज्म इज नॉट डेड, इट्स बेसिकली शिफ्टेड टू अ डिफरेंट लैंड एंड आल्सो डिफरेंट फ्लैग। तो यही चल रहा है आज जो देख रहे हो आप, दिस इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म। और जो डोमिनेंस आप देख रहे हो, इट्स बेसिकली ये तो इम्पोज किया गया है यूएस डॉलर के ऊपर ना। तो यूएस डॉलर का जो दबदबा आज है हमारे पास, जो बेसिकली पेट्रो डॉलर से आया है। तो आज जो ईरान की जो सिचुएशन है, ईरान ने तो लिटरली सीधा सीधा अमेरिका को टक्कर लगाया। लेकिन उनको क्या कैसे लगा था कि वेनेजुएला जैसे मॉडल वहाँ पे इम्पोज हो जाएगा?
2-3 दिन की काम है बस एट द एंड ऑफ द डे। उनको कैसे पता था कि ये 60 डेज, अभी ऑब्वियसली 75 डेज प्लस हो चुकी है। तो ये जो बीच में अपने थोड़ी दिन 2 वीक्स का फेक पॉज आपने देखा है, दैट वाज फॉर 2 रीजन। वन इज चाइना विजिट और दूसरा बेसिकली उनको कैलिब्रेट करनी थी। और यहाँ पे भी नुकसान तो हर जगह में हुआ ना। इजराइल में भी आपकी इंटरनेट बंद हुई है एंड इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं जा रहा ना एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है। नुकसान के बारे में सिर्फ ईरान के बारे में बात करा जाता है। तो इवन अमेरिका की नंबर आप देख लीजिए, बोला जाता है कि 13 अमेरिकन्स वेर किल्ड एंड ऑल्सो 450 और प्लस आघात हुए। आप मुझे बताइए रेशियो आपने देखा है तो ये तो लिटरली फर्स्ट सेकंड वीक में जो नंबर हमें दिया गया था उसी नंबर पे अटके हुए। सो दिस इज दे आर हाइडिंग समथिंग। सो इवन हाइडिंग के लिए तो कुछ बचा नहीं पूर्णिमा जी। चीन ने अच्छी खासी शी जिनपिंग बेइज्जती करी है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रॉक सॉलिड। और ट्रम्प की खूबसूरती देखिए कि अगर नजरअंदाज भी हो जाती ना, गलती से किसी से मिस हो जाती, तो ट्रम्प ने कहा नहीं 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 मैं पूरा हाईलाइट करूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं, मतलब हाँ हुई है तो बताऊंगा भी। ट्रम्प की तो अलग ही बात है। मतलब फखर, अब जब ऐसे लॉयल्टी शिफ्ट भी तो होती है ना, तो पाकिस्तान की लॉयल्टी अमेरिका से शिफ्ट नहीं होती, ये बात भी माननी पड़ेगी। बाकी किसी के लिए अपने अवाम के लिए लॉयल हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिका के लिए गजब लॉयल हैं। चीन से कर्जा उठा लेंगे, सऊदी से कर्जा उठा लेंगे, ईरान से व्यापार कर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे यस बॉस इज अमेरिका। फखर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल जी। तो मैं वही कह रही हूं कि लॉयल्टी आपकी अमेरिका से नहीं जाती है। मतलब कैसी मोहब्बत है हुक्मरानों की कि पैसा कोई भी दे दे। चीन आजकल अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, अमेरिका डिक्लाइन पे चल रहा है, लेकिन तब भी अमेरिका का साथ नहीं छोड़ते आपके हुक्मरान। देखिए, अमेरिका का साथ तो खैर मुझे नहीं लगता कि आगे भी छोड़ा जाएगा, लेकिन इशू ये है कि चाइना को अगर कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद थोड़ा सा उनको हम साइड लाइन कर देंगे, और कुछ कोशिश ऐसी हुई भी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ऐसे नजर आए हमें जहां पर चाइना को डंट लगा या फिर उनके जो इंटरेस्ट थे वो मतलब हिट हुए, वो नुकसान हुआ उनको। लेकिन क्योंकि वहां पर इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जैसे कि पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या कहीं मीडिया पे खबर आ जाएगी, इंडिया में भी आ जाएगी, अमेरिका में भी आ जाएगी, बाकी दुनिया में। चीन में उस तरह नहीं होता। चीन थोड़ा सा और तरीके से गेम खेलता है। वो काफी जिसे कहते हैं ना पेशेंस के साथ वो चलते हैं, वो एकदम से रिएक्ट नहीं करते। और जहां तक बात है हमारी अमेरिका के साथ ताल्लुकात की, तो शायद वो एक मुझे तो यही लग रहा है कि वो सिर्फ इसीलिए होते हैं कि भाई हमने क्योंकि IMF से पैसा पकड़ना है, तो वो IMF पैसा भी तब देता है कि अगर हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होंगे या ठीक होंगे तो हमें वो $1.2 बिलियन की जो किस्त होती है वो जारी करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। उनके पास पाकिस्तान के लिए ऑल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, उसके ना बाजू में कुछ है, ना दाएं कुछ है, ना पाकिस्तान का झंडा है, ना पाकिस्तान का अवाम है, ना पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है। मेजर जनरल भाटिया साहब, फखर साहब ने बात कही कि भाई अमेरिका का बस चलता तो हिंदुस्तान को भी ऐसे ही हाँक के रखता। ये तो हमारा लोकतंत्र है, उसकी मजबूती है कि आज हम आंखों में आंखें डालकर सैंक्शन लगानी है, लगा लो, जो कहना कह लो, हम झुकेंगे नहीं। ये वाकई में मतलब अपने आप में बड़ी बात है कि हम भी उसी वक्त आज़ाद हुए, पाकिस्तान भी तभी बना। आज देखिए कि बांग्लादेश को वो हिला पाए, पाकिस्तान में तो क्या हालात है दुनिया जानती है, नेपाल, श्रीलंका, हर जगह अमेरिका ने दखल अंदाजी की, लेकिन हमने खुद को बिल्कुल बचा के रखा है। देखिए, दुनिया में अगर हम सबसे चौथी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है, 5वें पे थोड़े टाइम के लिए गए क्योंकि डॉलर के बनस्पत रुपया थोड़ा डाउन हो रहा है, लेकिन चौथी और तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। कंप्रिहेंसिव नेशनल पावर में देखें तो अपनी फौजों को मिला के हम तीसरे नंबर पे हैं। हम एक पोल की तरह इमर्ज कर रहे हैं, हम एक लीडर बन के उभरे हैं ग्लोबल साउथ के। तो वो ईरान को नहीं सॉर्ट आउट कर पाया, अब इंडिया तो बहुत दूर की बात है। वो थोड़ी थोड़ी फुलझड़ी चलती रहती हैं, जो हमारे लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं या ऑपोजिशन है उसको यूज करके, चाहे वो निकोबार आइलैंड में कोई उन्होंने बयान देना हो या कहीं और बंगाल में कोई बयान देना हो, तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। बट अगर आप हमको ये कंपेयर करेंगे कि अमेरिका इंडिया को नहीं हिला सका, तो इंडिया तो बहुत एक सब कॉन्टिनेंट के जितना है, 1/5 ऑफ दी वर्ल्ड है। तो हमारी पार और दूसरी ये जो देशों की आपने बात की, उनकी तुलना करनी भी नहीं चाहिए। इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस।
बट आपको मैं एक बात और बता दूं, एक अगर ग्लोबल हेजिमॉन है जो यूएसए है, डिक्लाइनिंग पावर है, लेकिन अभी भी बहुत हेफ्ट है, बहुत ताकत है। और दूसरी तरफ अगर राइजिंग कॉम्पिटिटर है, उसको आप वो बोल रहे हैं कॉम्पिटिटर नहीं रहा, अब वो को इक्वल हो गया। और जो ट्रंप के साथ अगर आप फोटोएं देखें, जब वो चाइना विजिट में गए थे, तो वो बोल रहे हैं कि चाइना ऑलमोस्ट वो वॉर ऑफ द नैरेटिव या वॉर ऑफ द पिक्चर जीत गया है। जिस तरह के बयानात वहां से आए हैं, तो चाइना काफी चीजों में ऊपर निकल गया है। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को कोई बैलेंस कर रहा है, तो वो ईयू भी नहीं कर सकता, वो रशिया भी नहीं कर सकता, वो भारत ने करना है। चाहे वो विश्व मित्र बोले, चाहे वो विश्व गुरु की तरफ बोले, चाहे वो हमारा जो अभी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो एक वो चला है, वो सब आप बोले, तो आप ये देखेंगे कि इंडिया जो रोल प्ले करना है, वो पीस का प्ले करना है, वो प्रोग्रेस का करना है, वो पार्टनरशिप का करना है, और वो यूएसए इस बात को चलिए, जानता पाकिस्तान है। के आवाम को हम सर बहुत सुनते हैं, कई बार जब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम उनको सुनते हैं, उनके कई बार वॉक्सअप देखते हैं, बेचारे कई बार कहते हैं कि भाई इससे तो अलग नहीं होते तो कम से कम इज्जत बची रहती, ठीक रहता मामला, तरक्की भी होती, महंगाई भी कम होती, इज्जत भी होती। खैर आरजू, अब जो है सो है, लेकिन जरा ये बता दीजिए कि ये जो खुलासा हुआ है, इस पर आवाम में थोड़ी नाराजगी, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी ईगो हर्ट, आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंची है, या फिर वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, पता तो सबको ही था, कागज ही तो आया, क्या हो गया? मेरे ख्याल में लोग यही बात करेंगे कि पता तो सभी को था, कागज ही तो है। अब वो भी सामने आके एक तरह से एक चीज एक्सपोज हो गई है, क्योंकि लोग यहाँ पर आदी हो चुके हैं इन बातों के। अभी तक हमें यही कहा जाएगा कि देखो जी हम तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए अमेरिका हमारे आगे पीछे घूमता है, डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफें करते नहीं थकते, यही चीज आपको हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई देगी। हालांकि ये नहीं बताएंगे कि वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कहा था $33 बिलियन खा के पाकिस्तान भाग गया। तो फिर उस पर आप यही समझिए कि हमें कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है हमारे अंदर कि ट्रंप को हमने पैसा खा के भाग गए, फिर भी वो दोबारा हमारी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे सीपीसी कंप्लीट होके नहीं दे रहा है चाइना का, लेकिन फिर भी शी जिनपिंग जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुला रखा है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स पाकिस्तान के साथ दोस्ती के। तो इस पे तारीफ तो बनती है। अब हम क्या कह सकते हैं, लोग यही समझेंगे, और लेकिन आम पब्लिक बात थोड़ी बहुत करेगी, लेकिन उससे उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता जो पॉलिसीज बना रहे हैं। यानी मतलब बेइज्जती फील होने के लिए ना इज्जत पहले होनी बहुत जरूरी होती है, तो वहां पे वो सरेंडर हो चुका है मामला कि ठीक है भाई ऐसा ही है, ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलते रहने दो। आरजू, आपका और फखर आपका विशेष तौर पे शुक्रिया, इतनी बेबाकी से आप तमाम सैंक्शंस आपके ऊपर होती हैं, तमाम आपके जैसे आरजू कह रही हैं अकाउंट फ्रीज हो गया, ये बोली किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप अपनी बात रखते हैं अपने मुल्क के लिए, कम से कम आप अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं। आपका शुक्रिया अरविंद भाटिया सर आपका, और चौधरी साहब आपका, और पूर्णिमा नाथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।